Okay, let's start today's topic now. Okay. So today's topic is annuity or pension. Starting from annuity or pension, meaning annuity means it is a salary. Annuity is a sum payable in respect of particular year. It is yearly grant if a person invests some money entitled into series of equal sum. Such annual sums are annuities in the hands of investor. Annuity received by present employer is to be taxed as salary. It does not matter whether it is pursuance of contractual or voluntary. Annuity received from past employer is taxable as leavings. Okay, any person. Okay, what do I get? देखो एन्युटी का क्या मीनिंग होता है। जैसे हम मान लो कोई एक कंट्रीब्यूशन है हमारा, मान लो जैसे उसमें हम डिपॉजिट करवा रहे हैं, जैसे कोई ऐसे लगा लो जैसे अकाउंट होगा यहाँ पे, उसके अंदर यहाँ पे हम डिपॉजिट करवाते जाएंगे। तो उसी पे ना हम जैसे मान लो एम्प्लॉयर भी डिपॉजिट करवाएगा, और जो अमाउंट जैसे इस पे इकट्ठा हो जाएगी, यहाँ ये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होती है ये अमाउंट जाके, मतलब और ये जो इन्वेस्ट होगी तो वहां से हमें क्या है मतलब इसके फॉर्म में क्या मिलेगा, डिविडेंड मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है, मतलब इस फंड के अकॉर्डिंग। और बाद में हम जब इसको विड्रॉ करवाते हैं या फिर कुछ करवाते हैं तो उससे हमें मतलब अमाउंट एक्स्ट्रा होके मिलती है, जब भी हम रिटायर होते हैं या फिर कुछ होते हैं, जैसे पेंशन के टाइप में मिल सकती है एन्युटी, मतलब लास्ट में एक जैसे पूरी टोटल अमाउंट मिल सकती है हमें। तो ये वही होता है। और ये देखो इसमें क्या लिख रखा है, एन्युटी रिसीव्ड बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयर सैलरी के अंदर, सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। और प्रेजेंट एम्प्लॉयर, क्योंकि हमें क्या पेंशन क्या मिल रही है, सेक्शन 15 हमने बेसिक चार्ज के अंदर क्या पढ़ा था कि हमें क्या एम्प्लॉयर से हमें क्या पेमेंट मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के लिए, सॉरी, एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के लिए क्या देखा था कि हमें हम सर्विसेज रेंडर कर रहे हो और उससे हमें कोई पेमेंट मिल रही हो, एम्प्लॉयर भी हमें पेमेंट करेगा और हमने सर्विसेज भी रेंडर करी है उसके लिए। इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज पेड इन पर्सन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन और वॉलंटरी। मान लो कई स्टेट्स में होता है कि जैसे वहाँ कई स्टेट्स या फिर मतलब कोई एक्ट के अगर मान लो ये लिख रखा है कि यहाँ पे क्या कहते हैं उस फंड के अंदर डिपॉजिट करवाना मैंडेटरी है, जैसे लेबर वेलफेयर फंड्स होते हैं उसके अंदर डिपॉजिट करवाना कंपल्सरी लाइबिलिटी हो जाती है। जैसे कई स्टेट्स में, मेरे को जितना मेरे अकॉर्डिंग है स्टेट्स या फिर डिपेंड करता है एक्ट के अकॉर्डिंग, कि वहाँ पे हमें डिपॉजिट करवाना होता है एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को दोनों को। तो उसको बाद में फिर जितना पता नहीं, मेरे को इतना प्रॉपर तो नहीं पता, मतलब जब भी मतलब कोई अगर आगे लेबर के लिए मतलब होता है ना तो वो उसको कंट्रीब्यूशन मिलता रहता है लेबर एंड लेबर वैल्यू वेलफेयर फंड से, LWF से। तो वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है एक तो, या फिर वॉलेंट्री हो गया, मतलब हमने अपनी मर्जी से डिपॉजिट करवा दिया उसके अंदर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ने मतलब कोई हमने वो करवा रखा था कि हम इतना डालते रहेंगे तो हमें जो मिलेगा उससे सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। और ये देखो एक लाइन ये वाली, अगर हमें कोई पास्ट एम्प्लॉय से एन्युटी रिसीव होती है, मतलब कोई अमाउंट हमें पास्ट एम्प्लॉय से रिसीव होती है, तो वो क्या है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है। और हमने देखो ऊपर हमने एक ये क्या चीज पढ़ी थी, ये सेक्शन 17 के अंदर, देखो सेक्शन की स्टार्टिंग में क्या था, सेक्शन 17 में क्या क्या कवर होता है सैलरी के अंदर। देखो सैलरी, एक तो परक्यूजिट्स हमने परक्यूजिट्स तो नहीं, अलावेंस स्टार्ट किए थे हमने। और देखो प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, ये भी सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होता है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। अब तो इसका मेन पर्पस यही होगा ना, देखो जैसे ये जो पॉइंट कवर होना था ये वाला, प्रॉफिट जैसे पास्ट एम्प्लॉयर से हमें कोई भी अमाउंट रिसीव होगी, हम मान लो देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो है नहीं हमारा कोई अभी भी करंटली, अगर हमें कोई पास से मिल रहा है तो, लेकिन उस वक्त था, तभी क्या लिखा क्या, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, मतलब हमें कोई प्रॉफिट मिल रहा है लेकिन हमें क्या सैलरी, मतलब सर्विसेज रेंडर हमने पास्ट ईयर में की थी लेकिन उसके बिहाफ में हमें करंट ईयर में मिल रहा है। जैसे हम अगर एग्जाम्पल है कि जैसे मान लो अगर कोई केस कोर्ट में चला गया हो कोई केस, तो हमें उसके केस में बाद में मिली, या तो ये एक वो एग्जांपल हो सकता है, या तो इसका जैसे ये एग्जांपल हो सकता है कि हमने 2019-20 तक उस एम्प्लॉयर के लिए काम किया हमने, जैसे यहाँ तक, और आगे के लिए कोई नया एम्प्लॉयर हमने स्टार्ट किया, तो हमें जो भी मान लो जैसे अगर ये सैलरी की हमें अमाउंट बाद में मिलती है ना, मतलब एन्युटी से, तो वो क्या पास्ट एम्प्लॉयर से मिलेगी, तो वो टैक्सेबल कहाँ होगी, प्रॉफिट इन लिeu सैलरी से, मतलब सैलरी हेड के अंदर ही टैक्सेबल हो जाएगी। उसका एक अलग सा पॉइंट आ जाएगा प्रॉफिट इन लिeu सैलरी के नाम से। और अगर हमें ये कोई और अदर एम्प्लॉयर से मिलती है, मतलब पास्ट एम्प्लॉयर, मतलब पर्सन अदर देन एन एम्प्लॉयर, मतलब कोई एम्प्लॉयर नहीं है,
तो उस केस में क्या सीधा वो अदर सोर्स की इनकम है, कोई क्योंकि अदर कोई ओवरहेड में फॉल नहीं करेगी, पीजीबीपी कैपिटल गेन में करेगी नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में कर नहीं सकती। तीन चीजें गई, बचा था सैलरी। सैलरी में क्या होता है, एम्प्लॉयर से मिलना चाहिए, चाहे पास हो चाहे जैसे ऊपर अगर पास से मिलेगा तो प्रॉफिट एंड व्यू सैलरी कर देंगे, अगर एम्प्लॉयर नहीं बचा तो सैलरी हेड भी गया तो बचा ही आईओएस जाएगा, आईएफओएस, तो इसलिए उस साइड में टैक्सेबल हो जाएगी। अब आते हैं हम पेंशन पे। पेंशन क्या होता है, पीरियोडिक पेमेंट मेड स्पेसिफिकली बाय गवर्नमेंट और कंपनी और अदर एम्प्लॉयर्स टू एम्प्लॉयज इन कंसिडरेशन ऑफ पास सर्विसेज पेबल आफ्टर हिज रिटायरमेंट। अब पेंशन क्या होती है, जैसे लमसम अमाउंट जैसे हमें मिलती रहती है, या फिर एक तो लमसम भी ले सकते हैं एम्प्लॉई है, या फिर उसे एम्प्लॉयर से हमें बाद में मिल सकती है। जैसे अब इसका जैसे ये होता है ना कि जैसे उसने इस ईयर तक सर्विसेज रेंडर की है, तो उसके बाद में जैसे वो रिटायर होगा ना, रिटायरमेंट के बाद उसे हमें पेंशन भी देनी होती है। अब ये वो डिपेंड करता है कि वो आगे मतलब क्या पहले भी या तो पूरी इकट्ठी लमसम अमाउंट भी विड्रॉ करवा सकता है, मतलब पहले भी करवा सकता है कि मैं पेंशन बाद में नहीं लूंगा, तो उसने सारी यहाँ पे करवा ली। अब वो पेंशन भी हमें ऐसे मिलती है, जैसे हम कोई अगर फंड के अंदर डिपॉजिट करवाते रहते हैं ना, जैसे एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड हो गया, तो जैसे एक फंड मतलब जैसे वो जो अमाउंट है इसके अंदर मान लो जैसे ये फंड है पूरा, तो इसके अंदर बहुत सारी अमाउंट्स यहाँ पे वो इकट्ठा होते रहेंगे, एक्यूमुलेट होती रहेंगी, और यही हमें फिर जो पेंशन होती है वो हमें फिर इसी अमाउंट से ऐसे मिलती रहती है बाद में, तो यही होता है एक सोर्स। अब पेंशन भी देखो क्या होती है, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। किसी को पता है कम्यूटेड अनकम्यूटेड का मीनिंग क्या होता है? कम्यूटेड होता है लमसम, और अनकम्यूटेड होता है जैसे हमने मंथली वाइज मिलता है, जो हमें पार्ट मिलता जाता है मंथली या ईयरली पीरियोडिकली। करेक्ट। हाँ, मतलब अब देखो अनकम्प्यूटेड अनकम्यूटेड है तो मतलब क्या हो गया। अब देखो हम सबसे पहले इसका करते हैं, अनकम्यूटेड पेंशन रेफर टू पेंशन रिसीव पीरियोडिकली। तुमने क्या बोला था? मतलब अनकम्यूनिटी होता है जैसे हमें पार्ट मिलता जाता है मंथली चाहे हाँ पीरियोडिकली। हाँ करेक्ट, मतलब जैसे पीरियोडिकली मान लो जैसे पर मंथ का था कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तो उसे उसके बाद हमें क्या पर मंथ अमाउंट मिलती रहेगी, तो जो हमें पर मंथ अमाउंट होती मिलती रहेगी ना वो हमेशा क्या होती है अनकम्यूटेड पेंशन, और वो हमेशा फुली टैक्सेबल होती है इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्योंकि हमें जब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जब हम मतलब थोड़ा सा बीसी के आगे हम फर्दर अभी पढ़ेंगे, तो वो कहाँ पे क्या एग्जामेशन किसको मिलती है, गवर्नमेंट को, और यहाँ पे लिख रखा है गवर्नमेंट और चाहे अनगवर्नमेंट मतलब नॉन गवर्नमेंट हो, उस केस में क्या है फुल्ली टैक्सेबल। एक ये लाइन तो हमेशा ये थोड़ी सी रखना है यहाँ पे कि फुली टैक्सेबल अनकम्यूटेड पेंशन, गवर्नमेंट गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट फुली टैक्सेबल होगी। और अनकम्यूटेड पेंशन क्या है, अगर हम इंटरचेंज करवा लेते हैं मतलब क्या पहले विड्रॉ करवा लेते हैं, क्या लिख रखा है आगे, मीन्स लमसम अमाउंट टेकन बाय कम्यूटिंग द होल और पार्ट ऑफ पेंशन। या तो हम अपनी जैसे हमें मान लो 4 लाख मिलने थे अभी, मतलब टोटल पेंशन के मिला के, या तो हम 4 लाख के 4 लाख पूरे करवा सकते हैं, या फिर अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह मतलब मेरे को इतना प्रॉपर तो नहीं है कि अगर इंटरेस्ट चार्ज होता है कि नहीं अगर इस पे, या तो वो 4 लाख के पूरा मतलब निकलवा लेगा विड्रॉ करवा लेगा, या फिर अगर कुछ इंटरेस्ट का होगा तो इंटरेस्ट मतलब थोड़ा सी अमाउंट कम हो जाएगी पेंशन से, क्योंकि वो हमें मान लो जैसे अगर हम 4 साल के बाद उसे कोई अमाउंट देंगे तो उसके हम मान लो जैसे हमें कोई वो तुमने एफएम में पढ़ ही रखा होगा थोड़ा बहुत इतना, तो प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट होता है कि जैसे हम अगर हमें कोई इसी बंदे को बाद में पेमेंट करनी है, तो उसकी अगर हम उसको करंट जहाँ मान लो इसी ईयर में बैठे हैं, उस ईयर को हम इस उस बंदे को हम करंट ईयर में आके मतलब हम सारी अमाउंट दे रहे हैं फ्यूचर की, तो हमें मतलब इंटरेस्ट तो मिलना था ना, क्योंकि हम उस अमाउंट को हम कहीं और इन्वेस्ट भी तो कर सकते थे। तो वहाँ डिपेंड करता है कि वो इंटरेस्ट चार्ज होगा कि नहीं इस पे। और अगर वो यही है इसमें से जैसे 4 लाख का था उसको पेंशन टोटल मिलनी थी, या तो 4 लाख करवा लेगा इंटरेस्ट मतलब उसके साथ जो भी होगा, या तो वो 2 लाख विड्रॉ मतलब कोई पार्ट अमाउंट कम भी करवा सकता है मतलब जितने उसे रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो मतलब वो दोनों अलाउड होता है मतलब। और क्या है, मैनी पर्सन कन्वर्ट देयर फ्यूचर राइट टू रिसीव पेंशन इनटू अ लमसम अमाउंट रिसीव इमीडिएटली। फ्यूचर राइट है वो क्या है रिसीव पेंशन का, वो क्या है लमसम अमाउंट रिसीव इमीडिएटली कर लेते हैं। अब जैसे इसका अब एग्जांपल देखते हैं, सपोज द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ पेंशन ऑफ 10,000 पर मंथ फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। अब ये क्या था कि सबसे पहले ये बताओ क्या इसको क्या ये कौन सी पेंशन का टाइप है बताओ सबसे पहले, अभी हमने आगे का फर्दर नहीं कहे। अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड। हाँ करेक्ट, और ये हमेशा फुल्ली टैक्सेबल होगी चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे ना हो। अब जैसे तुम इसको नीचे एक्सप्लेन करोगे ना, जैसे एक पेंशन वाले को ना नीचे ना ऊपर ऐसे एक एग्जांपल लेके एक एग्जांपल बनाना कि 10,000 पर मंथ की थी, उसके साथ फिर नीचे प्रोविजन का एक्सप्लेन करना साथ साथ, क्योंकि ना तुम्हें लास्ट में कहीं प्रोविजन याद रहेगा लेकिन तुम्हें अमाउंट भूल जाओगे क्या लेनी थी क्या नहीं लेनी थी। तो सैलरी चैप्टर में स्पेसिफिकली ये चीज होती है। तो इस केस में ना पेंशन जो 3-4 चीज होती है जैसे पेंशन ग्रेजुइटी,
लीव सैलरी, इस केस में ना इनके जैसे नोट्स बनाओगे ना, इसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे जैसे क्वेश्चन बना लेना, फिर उसको नीचे प्रोविजन के साथ उसका आंसर भी देना, प्रोविजन भी लिखना उसके साथ साथ चार्ट के टाइप में, मैं वो बता दूंगा चार्ट कैसे बनाना है, उसके नीचे उसका सोल्यूशन भी देना, तुम्हें याद रहेगा हाँ फिर ये चीज करनी थी, ये चीज करनी थी, तुम्हारा सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा उसी से, क्वेश्चन भी कवर्ड हो जाएगा इसी बहाने से तुम्हारा। तो अब आगे क्या लिख रखा है कि कम्यूट 1/4 मतलब 25th ऑफ एंड गेट अ लमसम ऑफ से लाइक 1,50,000। अब देखो अब ये 25% क्या चीज है बताओ, कम्यूटेड। अनकम्यूटेड कितनी है बताना, करंट ईयर के लिए बताओ, केस यही है 10,000 पर मंथ की मिलती थी, उसने 25% कम्यूट कर ली, तो मतलब अ, कितनी मिल रही है, वो कितनी ले रहा है मतलब आगे फर्दर ईयर्स में। उसके बाद 75% मिलेगी ना उसे, जो रिमेनिंग बचेगी। करेक्ट 7,500। करेक्ट। अगर मान लो ये कौन सी हेड में टैक्सेबल होगी, कम्यूटेड, ओ कौन से अनकम्यूटेड होगी ना 7,500। कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, मतलब मैं पूछ रहा हूँ सैलरी मतलब कौन से इनकम के हेड में टैक्सेबल होगी, 5 हेड्स ऑफ इनकम है ना। सैलरी में ही होगी। करेक्ट ठीक है। मान लो अगर वो कोई रिटायर्ड पर्सन है उसी को मिलेगी ना पेंशन, मान लो वो तुम्हारा यही केस है, अब इस केस में बताओ तुम्हारी टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी, मतलब अभी मेरे को ये बताओ टैक्सेबल सैलरी कितनी आएगी, कोई बताओ मेरे को, देखो दोनों दोनों ना बताओ कितनी मतलब कितनी उससे मिलेगी अमाउंट, मतलब टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी उसे। लेट्स सी, आंसर बोल ही रहे दो ही स्टूडेंट्स हो क्या, मैं वो चैट ऑन करूंगा, बोल दो आंसर अपना जब भी आए। पता चला मैंने क्या पूछा वैसे, नहीं भैया। नहीं समझ आ, अरे देखो मैंने पूछा था अगर मान लो जो रिटायर्ड पर्सन है उसे खाली पेंशन की इनकम मिल रही होगी ना, पेंशन की, हम्म। पेंशन सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी, हम्म। अब उसे तुमने कितनी कहा था कम्यूटेड कितनी कहा था, मैंने अभी अनकम्यूटेड कम्यूटेड आ बताओ गई। कितनी तुमने निकाली है। अनकम्यूटेड आ गई कम्यू 7,500। ठीक है, अब कम्यूटेड का तो एक बार चलो, अरे ठीक है चलो, मैं मेरा भी थोड़ा कम्यूटेड ये था कि अब 7,500। क्योंकि कम्यूटेड की भी हम थोड़ी बहुत टैक्सेबिलिटी करेंगे वहां से, मतलब एग्जाम्पशन कुछ ना कुछ करके। अगर मान लो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या है, कम्यूटेड वाली क्या होती है टैक्स एग्जम्प्ट हो जाती है सारी। 100%, हाँ। चलो मैं, हाँ ठीक है, तो मेरा मतलब ये क्वेश्चन बनना चाहिए था, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यही एग्जाम्पल में, तो उसे टैक्सेबल कितनी होती, तो उस केस में मतलब ये होता है कि जैसे 25% तो एग्जाम्प्ट होती थी सारी की सारी, ये वाली अब ये वाली क्या सारी टैक्सेबल होती 7,500 वाली, अब 75 हम्म। पर मंथ है, 100 पर मंथ है, तो टोटल कितनी होती 90,000। और मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा था टैक्सेबल सैलरी कितनी है, टैक्सेबल के लिए हमेशा क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन याद रखोगे, बस ये ध्यान, मतलब ये मेरा पॉइंट है कि टैक्सेबल सैलरी अपने क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन तुम्हें हर बार देनी है, मतलब हर बार तो नहीं, मतलब क्वेश्चन में जब मतलब क्या दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन के अंदर, स्टैंडर्ड डिडक्शन का पॉइंट भूलना मत, क्योंकि वहाँ भूल जाते दिमाग में, ये हमेशा स्टार पॉइंट याद रखना स्टैंडर्ड डिडक्शन पे, क्योंकि वहाँ पे कई बार जल्दी जल्दी में हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को इग्नोर कर देते हैं। और ये अगर क्लबिंग वाले क्वेश्चन में भी आ जाता है ना, क्लबिंग वाले में हम आगे पढ़ेंगे उसमें भी क्वेश्चन होता है, वहाँ पे भी कई बार अगर देख लेना क्या सैलरी सैलरी इनकम कम्प्यूटेड दे रखी है या फिर मतलब वो कम्प्यूटेड दे रखी है नहीं दे रखी, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में हमेशा मोस्टली लिख रहा होता है कंप्यूटेड है ये सैलरी, अगर नहीं देख आना तो नीचे एजम्पशन दे के आना तुम जो भी ले रहे हो उसको कंप्यूटेड ले रहे हो या अगर वो दे रहे हो 50 आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे हो। चलो अब आगे इसके पढ़ते हैं कम्यूटेड के केस में कितनी होती, अब कम्यूटेड के केस में क्या लिख रखा है वही सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कोई अगर गवर्नमेंट का केस उसमें है तो उसका क्या फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगी। हाँ मेन हमारा क्या अदर एम्प्लॉयज के केस में, अब अदर एम्प्लॉयज के केस में हमें क्या चीज होगी कि उसे ग्रेचुइटी मिल रही है कि नहीं मिल रही, अब यही कि रिसीविंग ग्रेचुइटी और नॉट, अब ग्रेचुइटी उसे मिल रही है तो क्या 1/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ पेंशन विच ही हैव रिसीव्ड हैड ही कम्यूटेड द होल ऑफ द पेंशन। तो इसमें क्या होता है कि मतलब जो उसे टोटल पेंशन मिलनी चाहिए थी ना, मतलब तो उसका वो 1/3 निकालेगा नॉन गवर्नमेंट के केस में। अब टोटल पेंशन जैसे उस क्वेश्चन में ना क्या लिख रहा होता है कि अ, अब वो ऐसे तुम्हें ऐसे बताता है क्वेश्चन में कि मान लो जैसे ऊपर वाला ही केस है ना,
जैसे अभी ये एग्जांपल लेके चले, अभी देखो इसी एग्जांपल से हम पूरा कर सकते हैं। अब वो क्वेश्चन में तुम्हें देता he has commuted 25% of his amount and get a lump sum of rupees 1,50,000। तो अब बताओ कि टोटल, अब बताओ तुम्हारी पेंशन कितनी मिल रही है तुम्हें, पहले तो ये बताओ। चलो अपना लॉजिक बताओ मेरे को। अभी से मैंने तो अभी मतलब एग्जाम्पशन कितना होगा, टैक्सेबल कितना होगा वो तो हम देखेंगे, पहले मेरे को बताओ टोटल पेंशन कितनी है तुम्हारी। आगे चलो मैं फिगर्स भी चेंज करता हूँ इस केस मेरे को, मैं इसको लिख ही देता हूँ उनको, इसको मैं यहाँ से, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड में कॉपी करता हूँ, क्वेश्चन साथ साथ बनाते हैं। कॉपी, ओके क्वेश्चन नंबर 4, कंट्रोल V। so let's change the percentage of figure, get some of चलो अब मेरे को बताओ, अब इसको टोटल टैक्स पेंशन कितनी मिल रही है मेरे को, अब सारे ये बताओ। चलो दोनों जने, let's see who will get the correct answer, let me also calculate। okay, 15% of his amount is, wait अरे इसका आगे लिखने दो वैसे, he Mr. X is commuting 15% of his amount of pension and get a lump sum of say rupees 3। अब बताओ, नीचे क्वेश्चन लिख देता हूँ, कंप्यूट व्हाट इज टोटल। चलो चलो जल्दी से करो, तुम इतने में आ जाना चाहिए आंसर, थोड़ा स्पीड कैलकुलेटर। पहले अगर तुम्हें समझ आ गया तो बोल देना मेरे को, अगर नहीं आया तो मेरे को सीधा बता देना अगर तुम्हें समझ नहीं आया। चलो अच्छा चैट में लिखा, ओके वेट, लेट मी आल्सो चैट। ओके सुजाता गेटिंग आल्सो व्हाट इज total। okay both are getting same answer, let me also what is, okay what is total pension, okay 3,50,000 given this करेक्ट, ठीक है बिल्कुल करेक्ट आंसर। what is the answer is 23,33,333 is equal to, that is 3.5 lakh divided by 15%। ये क्वेश्चन में करना होता है, वो ऐसे देते हैं फिगर में। तो हमें पहले टोटल पेंशन निकालनी थी। अब हमने इसके आगे क्या लिख रखा है कि अब सबसे पहले तुमने क्या टोटल पेंशन निकाल ली, अब उसका हम 1/3 ले लेंगे। 1/3 की क्या है, एग्जम्पशन है टैक्सेबिलिटी है 1/3 की, एग्जम्पशन है। करेक्ट हाँ। एग्जाम हाँ तो क्वेश्चन में भी देखो ऐसे ही देते हैं, हमें पहले देगा कम्यूटेड उसने कितनी मिली है कम्यूटेड की, और कम्यूशन का परसेंटेज मतलब कितने परसेंट उसने कम्यूट किया है, उसका 1/3 होगा वो एग्जाम्प्ट होगा। और क्वेश्चन में आंसर रखना एमसीक्यू में पूछा क्या है, अगर एमसीक्यू में आता है टैक्सेबल पूछा है या एग्जाम्पशन पूछी है तो उसी अकॉर्डिंग आंसर देना अपना। 1/3 एग्जाम्प्ट होता है और रिमेनिंग 2/3 टैक्सेबल होता है। और टोटल पेंशन लेना, तुम ये ध्यान रखना टोटल पेंशन लेना है तुम्हें यहाँ पे। तो ये ले लिया तुमने, ये सीधा सा हो जाएगा ये वाला। और नीचे वाले केस में क्या होता है 1/3 ऑफ द वन। अब नीचे वाले क्या हमारा उसे ग्रेचुटी नहीं मिल रही तो हम उसका 1/2 कर देंगे, मतलब 1/2 कर देंगे सीधी सी। अगर ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3, क्योंकि वहां से उसको दो अमाउंट मिल रही होगी, ग्रेचुटी भी मिल रही होगी और पेंशन भी मिल रही होगी, तभी उसका हमने थोड़ी कम एग्जाम्पशन दे दी। अगर उसे ग्रेचुटी नहीं मिल रही तो हम उसकी हाफ में थोड़ी सी ज्यादा एग्जाम्पशन लिमिट एक्सीड कर दी, बस यही पर्पज था। अब इसका ये चार्ट देख है बढ़िया सा, इसके नीचे अब इसको मैं नोट्स के ऊपर बताऊंगा तुम्हें कैसे क्वेश्चन के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। ओके एक क्वेश्चन भी करते हैं इसका साथ ही साथ ही। अब जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को क्या है, कम्यूटेड की भी और एंटायर कम्यूनिटी की भी वो टैक्स एग्जाम्पशन मिल जाती है, चाहे उसने कम्यूट करवाई हो चाहे ना करवाई हो, सारी की एग्जाम्पशन। कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल आउट ऑफ एन्युटी प्लान ऑफ LIC फ्रॉम अ सेट बाय विल बी एग्जम्प्टेड। हाँ ये वाला भी ध्यान रखना कि अगर एनी कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल आउट ऑफ एन्युटी प्लान ऑफ दैट LIC लाइफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC फ्रॉम अ फंड सेटअप बाय दैट इनकॉर्पोरेशन। ये एमसीक्यू के पर्पस के लिए याद रखना थोड़ा सा ये वाला पॉइंट, इसको लिख लेना बाद में, मैं भी इसको वैसे नोट में करवा दूंगा। अरे थोड़ा सा ड्रो ये वाले पॉइंट को कि एमसीक्यू पर्पस के लिए अगर कोई कम्यूटेड पेंशन, ऐसे एरो में लिखना जब भी नोट बनाएंगे ना, कम्यूटेड पेंशन रिसीव किसको, इंडिविजुअल को, नॉट एनी अदर पर्सन, इंडिविजुअल।
और उस कहाँ से, LIC ऑफ इंडिया से, नॉट रशिया, मतलब जैसे वो क्वेश्चन में दे रखा होता है, विल बी एग्जम्प्टेड, सारी कम्यूटेड पेंशन उसकी एग्जम्प्ट हो जाएगी। मतलब ये सारा जो पार्ट होगा ना वो सारा का सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा इस केस में। चलो ये हो गया। ओके, लेट मी गिव, लेट मी सी, कंट्रोल सी, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5th, solve it. Okay. चलो 45 कर लो इसको। चलो चलो इसको सोल्व करो जल्दी से, लेट्स देखते हैं कौन कितना फास्ट करता है। मैं भी तुम्हारे साथ ही सोल्व करूंगा इसको। ओके। राधिका, राधिका, सॉरी। ओके। राधिका, सोल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगर पेंशन का मतलब ट्रीटमेंट तुम्हें पता है तो क्वेश्चन को सोल्व कर लो जल्दी से, अभी दिया है। ओके। स्क्रीन, हाँ, अभी मेरा नेट कम चल रहा है ना, स्क्रीन ही नहीं आ रही। ओके। ओके, ठीक है। और इसमें मैं किया डिमांड। Okay, and okay, anyone getting the answer? Total pension. What is asked in the question? You have to give the answer according to that. What is taxable pension? Take your time. This is a good question. अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अपने नोट्स में बनाएंगे और इसी से सारा एक्सप्लेन करेंगे अपने प्रोविजन को भी। हम यहाँ से देखो क्वेश्चन तुम्हारा कंसेप्ट भी तैयार हो जाएगा, प्रोविजन भी एकदम ओके। और रिमेनिंग also okay, I'm getting the answer. Let's see whether who will getting correct or not. I can also be wrong. Last 10 minutes remaining for this session now, and we'll wait 25 seconds more. Okay. Anyone? Okay, Radhika 556. I am also getting different answer. Let's see who will get the correct answer. देखो मैं भी सही बताता हूँ। देखो इसमें लास्ट के 3-4 केसेस होते हैं ना जो इनके मतलब जो लीव, सैलरी, ग्रेचुइटी, इस केस में तो मैं भी कंफ्यूज मतलब थोड़ा रहता था, मेरे को भी होती थी क्योंकि मेरी इतनी मतलब प्रैक्टिस नहीं हो पाई। हाँ हाँ, इसमें ये कवर है ग्रेट्युटी एक्ट के अंदर, अगर नहीं दिया है तो नहीं माना जाएगा ना। हाँ, कवर नहीं है। भैया ये आपने पार्ट दिया नीचे, ए ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्वेश्चन में? अरे नहीं ये, दिया हुआ है। अरे वो पीछे वाली, अरे नहीं वो पीछे वाली स्क्रीन का नहीं वो नहीं है, वो अपने आप आ जाता है। नहीं मैंने ध्यान तो नहीं दिया, बट अभी देखा तो मैंने कहा शायद से हो। नहीं वो नहीं है, इतना ही है। ठीक है ठीक।
कवर नहीं है। चलो इसको ना, अगर तुमने उसको क्या, इसको पोगा में कवर नहीं माना क्या तुमने, ग्रेचुइटी में नहीं माना ना इसको? नहीं। नहीं। ठीक है, गुड गुड। सुजाता तुम ट्राई करो जल्दी, बस लास्ट 10 सेकंड्स हो दे रहा हूँ मैं, 10-15 सेकंड हो दे रहा हूँ, फिर मैं अपना आंसर भी बताता हूँ। ट्राई करो लास्ट बार एक बार और, देख लो किसी को कुछ करना हो तो। हाँ मैंने एक गलती कर दी। हम्म, 538 है। okay, this plus this plus और okay, Radhika is getting 538 now. Okay, so let me give my answer also. So I'm getting the answer of 3,38,000. That is of Anshika's answer. तुमने 538 कैसे निकाल दिया? अगर मान लो उसे 40, अगर रुको एक सेकंड रुको, अगर उसे 45,000 पर मंथ, अगर तुमने, चलो पहले तुम बताओ तुमने कैसे किया इसको? 45,000 पर मंथ पेंशन मिल रही है, वो तो कम्यूटेड, पहले तो अनकम्यूटेड है ना। हाँ करेक्ट। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 मंथ्स के लिए मिलेगी। वाओ, सॉरी 6 5 मंथ्स के मंथ्स लिए, की। फरवरी की भी मिलेगी। हाँ रुको एक बार, करेक्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 6 महीने के लिए मिलेगी 45,000। और उसके बाद करेक्ट मार्च में मिलेगी उसको 40% इसकी। और जो 3 करेक्ट लाख है वो कम्यूटेड पेंशन है, तो वो उसका वो 60, हम उसको 100% में लेंगे, तो 60% 3 लाख है तो 100% करेंगे और फिर उसका 1/2 करेक्ट निकालेंगे, करेक्ट। वो क्या आएगी फिर वन ऐड बाय कर टू देंगे। करके? तो 1/2 करके क्या आएगी? मेरे ख्याल से 2,50,000 आ रही थी। हाँ वो टैक्सेबल होती है ना? अरे एग्जाम होती है। एग्जाम्पशन। अच्छा ठीक है। ये देखो अभी मैंने जस्ट इससे पहले अपने अभी डिस्कस यही करे थे ना, ये गलतियां आती है देखो। वो पार्ट एग्जाम तो होता है ना कि टैक्सेबल, और वो भी हमें कहाँ से डिडक्ट ये करना है? बड़ी 3 लाख कंफ्यूजन में होती से। है एचआरएम में, तो एग्जाम वो निकलता है उसमें, वो हाँ वो 3 लाख में से करेंगे। हाँ ठीक है, 50 हाँ प्लस 288 होएगा, हाँ 338। करेक्ट ठीक है। आंसर 3,38,000। इसको थोड़ा नीचे भी लिख देते हैं, 40 तो भी बाद में देखेगा। 45,000 इंटू 6 प्लस, फिर हम करेंगे 3 लाख डिवाइडेड बाय 60% इंटू में कर देंगे 1/2, और ये हम लास्ट में लिख दूंगा कि माइनस करनी है ये वाली अमाउंट, प्लस नहीं करनी। प्लस 1/2 इंटू में बस यही होएगा। ओके, ये ब्रैकेट में जल्दी से ये, और 3 लाख माइनस ये करेंगे हम, जल्दी से आंसर भी साथ साथ लिख ही दें, शॉर्ट में आंसर तैयार हो जाएगा हमारा। और 45,000 इंटू में 40%, ये भी ध्यान रखना कि 40% अभी भी मतलब अनकम्यूटेड पड़ी है हमारे पास, वो भी ऐड करनी है, एक मंथ की हो चाहे कितने की भी हो। तो ये आंसर आ जाएगा ऐसे सीधा सा। इसको लास्ट में कल, अभी कल तो चलो, अभी तो नेक्स्ट सेशन में करवाता हूँ थोड़ा सा नोटिंग भी। यही क्वेश्चन 5-6 नंबर का, देखो 6 नंबर का आ सकता है, 6 या 7 नंबर का, और बस इसमें तुम्हें कैलकुलेशन आती है ना, तुम्हारा टाइम बहुत सेव हो जाएगा। यहाँ पे नहीं आती तो तुम छोड़ ही दो इस क्वेश्चन को, बस ये होता है सीधा सा। या एमसीक्यू में भी 2 नंबर का दे सकते हैं, एक ही पार्ट पूछ देंगे किसी चीज का। और इन्होंने भैया आंसर देखो कभी अपना क्या। हाँ हाँ चलो चलो, हाँ हाँ बोलो बोलो। भैया कभी क्वेश्चन सिंगल आता है 5-6 मार्क्स का, जैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे? वैसे देखो एग्जाम में तो पर्टिकुलरली ऐसे सिंगल टॉपिक पे आना बहुत रेयर होता है, मतलब सैलरी हाँ है नहीं हमारा आता। हेड्स के अंदर से, हेड्स में ना तो मोस्टली 10 to 14 मार्क्स का आता है एक क्वेश्चन, और और बाकी फिर भैया जो आते क्लब एक। एमसीक्यूज होते हैं वो तो हाँ ऐसे होते हैं ना कि पूरा कॉम्प्रिहेंशन सा दे दिया है, पूरा केस स्टडी बना के और फिर उस पे 5 क्वेश्चन दे दिए, वो एक केस स्टडी आती है, दोनों में आती है, है ना। जीएसटी और उसमें एक एक केस स्टडी आती है, और बाकी नॉर्मल एमसीक्यू होते हैं। नॉर्मल में भी ना
वो तुम्हें केस तो देती है एक छोटा सा, ये इनकम दे रखे, ये टैक्सेबिलिटी निकालो, वो निकालो, मतलब थोड़ा ऐसे ऐसे देते रहते हैं। ओके। तो तुमने केस स्टडी के लिए भी तुम्हारे कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। और इसके लिए देखो मैं इसको क्या छोटा सा कोई टॉपिक इस सेशन में करवा सकता हूँ, ग्रेचुइटी चलो नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं। कोई छोटा सा टॉपिक है क्या? चलो यही देख लेते हैं, 4th पॉइंट ये रहा। अब क्या लिख रखा है इसमें, जो जल्दी से 3 मिनट से मैंने कॉल, फीस कमीशन पर प्रॉफिट इन लिeu और एडिशन ऑफ एनी सैलरी और वेजेस, पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ फीस कमीशन बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय आर फुली टैक्सेबल। पता ही है ये, तो फीस और कमीशन फुली टैक्सेबल होंगे। कमीशन में भी पेड एज फिक्स परसेंटेज और नेट प्रॉफिट के बेसिस पे मिलेगा, कि मतलब फिक्स परसेंटेज मतलब जितना टर्नओवर होगा उसका फिक्स परसेंट मिलेगा, या फिर मतलब नेट प्रॉफिट्स का मतलब वो कमीशन भी डिपेंड करता है, वेरिएबल भी हो सकता है, मतलब वो भी हो सकता है फिक्स, कि मतलब हमें इतना परसेंटेज मिलेगा, फिक्स है वो, मतलब अमाउंट भी फिक्स हो सकती है। और यही होता है जैसे हम ऐड करते हैं ना सैलरी में, मतलब जो कई चीज़ों में लेते हैं कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, तो ये वाला होता है वो मतलब वो चीज़। और 1723 contains the provision relating to perquisites and profits in lieu of respectively the provision would be discussed in detail separately in this unit। चलो ठीक है, एडवांस सैलरी का हमने पहले ही कर लिया, लीव एनकेशमेंट का भी हम करेंगे, ये भी थोड़ा अलग से मतलब वो है। ऐसे इसको ऐसे चार्ट्स बनाएंगे और इसके ऊपर हम केस बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आंसर करेंगे इसको चार्ट्स में भी। ये सैलरी ग्रेचुइटी प्रोविडेंट फंड पीएफ आ जाएगा अभी नेक्स्ट सेशन में जब भी करेंगे। और जल्दी से कुछ जल्दी से क्वेश्चन रिट्रेंचमेंट थोड़ा, चलो इस सेशन में तो और कुछ तो नहीं हो पाएगा। perquisites okay so और देखो जैसे हम कल पढ़े थे, परक्विजिट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। परक्विजिट्स इंडिकेट क्या है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा उसको इन एडिशन टू अमाउंट दैट में बी लीगली ड्यू। और क्या बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो सर्विसेज रेंडर्ड मतलब जो हमने काम कर दिया उसके बाद हमें वो अमाउंट मिलती है, तो वो होती है मतलब क्या होती है वो परक्विजिट्स। वो अगर हमारे सर्विसेज रेंडर्ड से पहले मिलेगी तो अलावेंस, अगर बाद में मिलेगी तो परक्विजिट्स, सीधा सामने जो मेन था। यहाँ पे देखो ये ऐसी चीजें कई बार देखो कई बार ध्यान में नहीं आती और ये बहुत कई बार इंपॉर्टेंट होती है ऐसी ऐसी ये चीजें। सैलरी पैकेज परक्विजिट्स में भी कैश और काइंड में हो सकता है। रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफिशियल इज नॉट अ परक्विजिट इंकर्ड इन द ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ। अब देखो हमें अगर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज का मिल रहा है तो वो परक्विजिट नहीं होता, मतलब वो सारा का सारा एग्जाम्पशन में आ जाएगा क्योंकि हमने ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज किया उसको। रिलेशनशिप द वैल्यू परक्विजिट सैलरी हाउएवर प्रोफेशन द वैल्यू प्रोफेशन। अगर देखो अगर परक्विजिट है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो वो टैक्सेबल सैलरी हेड के अंदर होगी। अगर मतलब जो मतलब अगर हम हमें वो जो परक्विजिट मिल रहा है, अगर हम प्रोफेशन है मतलब जैसे हम सीए अंदर पार्टनर में पार्टनर मिल रहा है, तो हमें अगर वहाँ पे कोई परक्विजिट मिल रहा है तो वो सैलरी हेड में नहीं पीजीबीपी हेड के अंदर जाएगा।